पिछले वीडियो में अपन ने रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होते हैं, रिएजेंट क्या है, मेनली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिटेल में स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में अपन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है, कार्बेनायन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब होते हैं। चलिए पहले इन तीन को डिटेल में स्टडी करना है। इनके बारे में थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज होना चाहिए, तीनों के बारे में हल्का फुल्का सा, बहुत कम नॉलेज, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन में बहुत कम काम में आते हैं, लेकिन ये तीनों तो बहुत काम में आएंगे, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अपन को। चलिए पढ़ते हैं अपन इनको। चलिए एक तरफ आपको कार्बोकेटायन दिख रहा होगा। कार्बोकेटायन को कार्बोनियम भी बोलते हैं और ये होता है कार्ब एनायन। तो बहुत बार लोग इन दोनों टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्बोनियम और कार्ब एनायन में। तो कार्बोनियम का मतलब होगा C+ और कार्ब एनायन का मतलब होगा C-। यानी कि कार्बोनियम अगर आपको लिखा है तो आपके माइंड में C+ आना चाहिए, ना कि C-। पहली बात तो कन्फ्यूज़न यहाँ होता है, जो आपके माइंड में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, कार्बोकेटायन क्या होता है, नाम में भी कैटायन आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और 3 इसने बॉन्ड बना रखे होंगे, ठीक है। 3 बॉन्ड है, आपको पता है कार्बन के पास में, देखिए कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। कार्बोकेटायन मतलब कि वैसे आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, अगर आप माइंड में लाओगे तो आपको पता होगा कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, मैं एक रफ फर्जी सा पेज लेता हूँ, 1 मिनट। कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, अपन ने बहुत सारी IPC वगैरह में यूज़ किया था, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 थी और कार्बन ने किसी के साथ में, मान लीजिए P के साथ में बॉन्ड बना रखा था, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। मान लेते हैं इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये P लेके चला जाता है। ऐसा पॉसिबल है ना कि कार्बन और किसी एटम के बीच में बॉन्ड बना हो और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन ले जाए, हो सकता है ना कि कार्बन वो दोनों बॉन्ड लेके चल रहा है, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन P लेके चला गया, तो जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है और जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहते उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कंडीशन होती है। या कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए कि कार्बन से एक X लगा था और जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस हिसाब से ब्रेक हुआ कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन के पास रह गए, जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा और X के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। और ये भी तो कंडीशन पॉसिबल है, ये कार्बन और ये मान लीजिए Y था, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके गया और एक इलेक्ट्रॉन Y लेके गया, मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ। मतलब कि देखिए 2 कंडीशन है बॉन्ड ब्रेक होने की। एक तो ऐसी होगी जिसमें कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा होगा, इनको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इसको बोलते हैं हेट्रो, क्या बोलेंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। मतलब कि हेट्रो मतलब आपको नाम से पता लग रहा है कि अलग अलग कोई एक ही लेके जा रहा है, और इसको बोलेंगे होमो, ठीक है। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, और का इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मान लीजिए यहाँ P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को P लेके चला गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ मान लेते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पीरियोडिक टेबल से याद आ रही होगी। तो मान लेते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को ले गया। और यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कार्बन और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है यहाँ। तो उस कंडीशन में आपके पास में फ्री रेडिकल बनेगा। तो जब भी हेट्रोक्लीवेज होगा तो बनेगा कैटायन या फिर एनायन, यानी कि एक कैटायन बनेगा एक एनायन बनेगा, कैटायन एंड एनायन। और जब होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तब बनेगा रेडिकल्स। तो होमो और हेट्रो आपको समझ में आया होगा, क्लीवेज ये टाइप ऑफ क्लीवेज था, इसको भी आप लिख लेना, ओके। तो टाइप ऑफ क्लीवेज आया, स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिख लेना। चलिए, तो कार्बोकेटायन कैसे बना आपने देखा अभी। कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कोई दूसरा इसके बॉन्ड्स को लेके चला जाएगा। मतलब ये कैसा
फिजन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो या कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो, दोनों टाइप में क्या होगा, हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। समझ में आ गई बात आपको, कैसा फिजन होगा, हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं आपको, दिख गए। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। आपने देखा था जब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हुआ था, जब कार्बोकैटायन बना था, तब कार्बन के पास में जो लॉन पेयर थे ना, वो तो कोई और लेके चला गया था, कोई और ही लेके चला गया था ना, पी लेके चला गया था, आपने देखा था। तो इसके पास लॉन पेयर कितने बचे, 0। लेकिन जब कार्ब एनायन बना था, आपने देखा था अभी, जब कार्ब एनायन बना था तो लॉन पेयर कौन लेके गया था, कार्बन लेके गया था, तो इसके पास में एक लॉन पेयर ये रह गया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 थी, देखा जैसे आपने देखा, कार्बन की वैलेंसी 4 थी, एक बॉन्ड तो टूट गया, तो बाकी कितने बचे बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो दोनों में 3 बॉन्ड बचे हुए हैं। ठीक है, आर मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो दोनों में 3 बॉन्ड बचे हुए हैं। 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो टूट गया, तो 3 बॉन्ड बचे हुए हैं। और उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, आ गया। कब होगा नेगेटिव, कब पॉजिटिव होगा, मैंने कंडीशन बता दिया आपको कि अगर आपके कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामने वाले एटम से ज़्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर सामने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उस कंडीशन में कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो 3 तो बॉन्ड होने ही होने हैं, 3 बॉन्ड होंगे। लॉन पेयर कार्ब एनायन के ऊपर में होगा। ठीक है, तो कार्बन एनायन के ऊपर कितने लॉन पेयर हैं, 1 लॉन पेयर है। इसमें देखो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, 2 4 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैं अगर लिखूँ तो लॉन पेयर हो गए 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 दिख रहे हैं ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। यहाँ एक लॉन पेयर बना है, ये अनपेयर्ड तो एक भी नहीं है, ये दोनों के दोनों पेयर बने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्ड बने हुए हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने होंगे, 0। ऐसा क्वेश्चन आता है तभी अपने को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। जब अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, पहले भी बात कर चुके, 3 सिग्मा बॉन्ड है। लॉन पेयर कितने हैं, 0। सिग्मा प्लस लॉन पेयर कितने हो गए, 3। 3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। तो याद रखना, कार्बोकैटायन में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिलेगा आपको, sp2 मिलेगा। बट यहाँ पे 3 तो सिग्मा बॉन्ड है दिख रहे हैं आपको, और 1 लॉन पेयर है, तो कितने हो गए टोटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3 लॉन पेयर 1, टोटल 4 में हो गया sp3। अब आपको पता है sp2 में ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री या शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। और sp3 में हाइब्रिडाइजेशन में जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसी होती है, पिरामिडल होती है। आपको पता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है कि आपके पास में अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लॉन पेयर है तो मॉलिक्यूल बनेगा AB3L1। याद करो केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको शेप याद आ जाएगी कि हाँ पिरामिडल होती है। ओके, अब देखिए, मैंने आपको जब कल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था तब बोला था जितने भी स्पीसीज होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो कार्बोकैटायन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, कार्ब एनायन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब देखिए इसके टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, कितने होंगे। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड है बना रखे इसने, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इसको जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो लेविस एसिड होता है। ठीक है, बट ये क्या है, इसके पास आप देखोगे तो हर एक यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, और एक ये बॉन्ड पेयर, तो कितने हो गए टोटल, 8 बॉन्ड पेयर हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। और 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर, तो वो क्या करेगा आपका, जब किसी स्पीसीज के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, मतलब कि उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और साथ में एक लॉन पेयर होना चाहिए। जिसके पास भी लॉन पेयर, जो लॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो लेविस बेस की तरह काम करेगा।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो किसी के पास में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि किसी के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो वो डायामैग्नेटिक होता है। तो दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक होंगे। अगर आप देखोगे कार्बोनियम का, कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम का, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 6। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका ऑक्टेट होता है इनकम्प्लीट। क्या होता है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। लेकिन जब आप कार्ब एनायन की तरफ देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, तो ये इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन होना ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कार्बोकेटाइन और कार्ब एनायन के बारे में याद रखनी पड़ेगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ वीडियो को, और आपको एक साथ लिखने का मतलब स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल जाएगा। तो आप या तो ये पेज आपको परेशान कर रहा है फालतू का बार बार, आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ठीक है, और फिर लिख लेना, खुद से लिखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री मैंने ऐसे बना रखी थी। हाँ, ये ट्रायंगुलर प्लेनर बन रहा है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा सब। ये पिरामिडल बन रहा है, मैंने आपको समझाया है। आप खुद एक बार लिखिए, ये सारी चीज़ें जो भी है ना, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनेंगे। पहले आप लिखोगे, खुद समझोगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन तो खूब सारे करने ही वाले हैं। चलो, कार्बोकेटाइन पढ़ा अपन ने, कार्बेनाइन पढ़ा है, अब अपन चलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की तरफ। कार्बन फ्री रेडिकल नाम से पता चल रहा है कि देखो, अपन ने अभी होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज पढ़ा था। तो जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके जाएगा। पहले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे। कितने? 4 बॉन्ड बना रखे थे। तो 4 बॉन्ड में से आपके 3 बॉन्ड रहेंगे। भले कार्बोकेटाइन लिखो, कार्बेनाइन लिखो, कुछ भी लिखो, 3 बॉन्ड हर किसी में रहते। अब यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा था उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास रह गया और एक कोई भी स्पीशीज वाई थी उसके पास रह गया। तो कार्बन फ्री रेडिकल की कुछ शेप कुछ ऐसी होगी, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लॉन पेयर होगा। तो इनकी शेप तो आपको समझ में आ गई थी ना कि किसकी शेप कैसी होगी। ओके, तो इसके पास में क्या है? 3 तो बॉन्ड पेयर है, 3 सिग्मा है, और ये होमोलाइटिक फ्यूजन से बन रहा है। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। उसके बाद लॉन पेयर कितने हैं इसके पास में? ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं है, तो लॉन पेयर 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, और अकेले इलेक्ट्रॉन को ही अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, तो 3 सिग्मा 1 0 लॉन पेयर, तो कितना हो गया? 3। 3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। आगे बात समझ में? उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, sp2। उसके बाद में शेप, sp2 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। और अपन ने पढ़ा था जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज Na+, K+, NH4+, H3O+, इनको छोड़ करके सारे के सारे पॉजिटिव किस में आएंगे? इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल में क्या पढ़ा था अपन ने कि पोलर पाई बॉन्ड वाले आएंगे, मल्टी पाई बॉन्ड इन डिफरेंट एटम्स। एक था वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला, और एक था रेडिकल वाला, और एक था लेविस एसिड वाला। तो ये रेडिकल है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कितने हो गए? 6, और एक ये 7। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। कितना? 1। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लॉन पेयर, ये लॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये 1 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये तो ना तो लेविस एसिड है और ना ही लेविस बेस है। बट आपको ऐसे कैसे लिखना है? ये ना सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ना तो ये लेविस एसिड है ना ही लेविस एसिड बेस है। आपको ऐसे कैसे लिख के देखना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, समझ में आए। ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसकी ऑक्टेट की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 8 तो नहीं है, 8 नहीं है, तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। इसका क्या होगा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा इसका। आगे बात समझ में? उसके बाद मैग्नेटिक की बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो उसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया फ्री रेडिकल। ओके, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल सब हो गए।